आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 में क्या क्या घटनाएं हुई। तो यह था जो पहले भाग में देखेंगे उग्रवाद का युग 1905 से 1909। उग्रवाद का युग 1905 से 1909 चला था, ये हमने देख लिया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन। अब देखेंगे उग्रवाद का पहला इसमें चरण है, उग्रवाद का चरण 1905 से 1909। तो उग्र राष्ट्रवाद के कारण क्या थे? तो देखो कारण क्या थे उग्र राष्ट्रवाद की, पूछ सकता है कि अंग्रेजी राज्य के जो है स्वरूप अब की पहचान हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी राज्य के स्वरूप की सही पहचान हो गई थी कि ये हमारा कल्याण नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें गरीब बना रहे हैं, अंदर से हमें खोखला कर रहे हैं, ये हमें केवल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब पहचान हो गई। भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की वृद्धि हो गई थी। शिक्षा का विकास हुआ तो शिक्षा विकास होगी, तो शिक्षा का विकास होगा तो भारतीयों में जागृत आई, और जब शिक्षा में विकास हुआ तो लोग बेरोजगार भी हुए, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव भी होता था, सही नौकरी भारतीयों को नहीं मिलती थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिनका भी प्रभाव पड़ा, जैसे जापान आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा था। जापान तो छोटा द्वीपीय देश था, वो भी आर्थिक महाशक्ति बन गया। इथोपिया एक छोटा सा देश था जिसे अब अबिसिनिया कहते हैं, कि इटली पर विजय हो गई ना, इटली को इसने, इथोपिया ने, अबिसिनिया ने क्या किया, इटली को हरा दिया। बोअर का युद्ध हुआ जो 1899 से 1902 के बीच हुआ था। बोअर का युद्ध 1899 से 1902 के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंची थी। ब्रिटिश इसमें बहुत बुरी तरीके से परेशान हुए और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और जापान से ने जैसे छोटे देश ने रूस पर विजय हासिल की 1905 में। मतलब एक, अगर हम मन से लड़ें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जापान ने सिद्ध कर दिया 1905 में रूस को हराकर। अनेक देशों में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, इन सभी का प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा स्वतंत्रता सेनानियों पर। और बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, क्योंकि अब पश्चिमीकरण बढ़ रहा था भारत में। ठीक है, लोगों को धर्म परिवर्तन, नए नए कानून लगाए जा रहे थे। उदारवादियों की उपलब्धियों से निराश थे, जो हमारे गर्म खून के लोग थे वो उदारवादियों की ने जो अभी तक हासिल किया था उससे काफ़ी निराश थे। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की जो ये 7 साल का शासन था लॉर्ड कर्जन का, इस समय ना इसको शिष्टमंडल भूलों व आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 7 साल का ये लॉर्ड कर्जन का, इसने तमाम प्रतिक्रियावादी नीतियाँ अपनाई। जैसे इस समय इसने क्या किया, कलकत्ता कारपोरेशन अधिवेशन अधिनियम आया। ठीक है, कार्यालय गोपनीयता का इसने अधिनियम दिया 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में दिया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ इसी के समय। तो ये लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी क्या, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905, ये सब घटनाएं क्या थी, हुई इस समय। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा भी चल रही थी इस समय, एक प्रशिक्षित नेतृत्व भी मिला इस समय। ठीक है, ये सब कारण था, उग्र राष्ट्रवाद का कारण था। तो अब क्या हुआ, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, कैसे हुआ, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ इस समय। ठीक है, कैसे चालू हुआ, तो बंगाल विभाजन के बारे में बात हुई, अंग्रेजों ने बात की। ठीक है, 1903 में। और जो हमारे नरम दल के नेता थे वो अपना पत्र वगैरह लिखते रहे, ठीक था, कि बंगाल विभाजन ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी सार्वजनिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया, मतलब बंगाल विभाजन लागू कर दिया। जब बंगाल विभाजन लागू कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को, तो इस 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और तब ये स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। 1903 में घोषणा की थी लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो नरम दल वालों ने सरकार को पत्र लिखे, सभाएं की, जनसभाएं की, अपील की कि भैया ये बंगाल विभाजन ना किया जाए, लेकिन अंग्रेज माने नहीं और सार्वजनिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया दिया, इस बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। तभी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। और तब आंदोलन ये शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। तो इस स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन से मद्रास में जो था चिदम्बरम पिल्लाई नेतृत्व कर रहे थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई नेतृत्व कर रहे थे। बम्बई में तिलक जी नेतृत्व कर रहे थे। पंजाब में
लाला लाजपत राय और अजीत सिंह थे। पतराय मतलब लाला लाजपत राय थे, पतराय मतलब लाला लाजपत राय, और अजीत सिंह थे। और दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कौन कहाँ पर नेता था। तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, बम्बई में तिलक जी, ठीक है, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे। ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। अब उदारवादी जो विरोधी अभियान 1903-1905 तक चला है ना, 1903 में इन्होंने घोषणा की थी, लागू नहीं किया था 1905 तक। उदारवादी नेता थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वीश चंद्र राय, ये थे। इनके तरीके क्या थे? जनसभाओं का आयोजन करना, याचिकाएं देना, संशोधन प्रस्ताव देना, पंपलेट्स समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध कर रहे थे, लेकिन इनका प्रभाव नहीं हुआ, इसीलिए उग्रवादी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। अब उग्रवादी गतिविधियों में क्या क्या मतलब होता है, क्या इनके तरीके क्या थे, इनके नेता कौन थे? तो उग्रवादियों के नेता थे हमारे सबसे प्रमुख चीज़ तो ही है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये लोग प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब इनके तरीके क्या थे? इन्होंने विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया। इन्होंने विदेशी वस्तुएं थी जो भी और कपड़े थे, उनका सबका पूरा बहिष्कार किया, उनकी होली जलाई गई। ये सभाएं करते थे, सभाओं में उग्र प्रदर्शन करते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, ये सब करते थे। स्वयं से ही संगठनों और समितियों का गठन किया गया, ठीक है, ये स्वयं से भी अपनी संगठन और समितियां बनाने लगे, ठीक है, बनाए, और त्योहारों और मेलों का आयोजन किया। वहाँ पर जाके मतलब अंग्रेजों के खिलाफ धरने दिए, त्योहारों और मेलों में, ठीक है, आयोजन किया, उनका धरने दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और जनता को जागरूक करने का काम किया। स्वदेशी शिक्षा पर जोर दिया, स्कूल खोले, उद्योग, शिक्षा संस्थाएं अपनी खुद की खोली, अपने अपने उद्योग खोले कि देसी चीज़ों का इस्तेमाल करो, अपने देसी स्कूलों में पढ़ो, स्वदेशी शिक्षा प्रारंभ की। भारतीय संगीत एवं चित्रकला पर भी जोर दिया। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान आदि को प्रोत्साहन दिया इन लोगों ने, ठीक है, उग्रवादी लोगों ने, ठीक है। और अब आंदोलन का इसमें सामाजिक आधार क्या है? आंदोलन में क्या कौन कौन पार्टिसिपेट किया? जब बंगाल विभाजन हो गया और इन लोगों ने अपने क्षेत्र को बढ़ाया। देखो ये उग्रवादी लोग इसको तो जो नरम दल वाले थे इसको बंगाल में ही रखना चाहते थे 1903 से 1905, लेकिन ये उग्रवादियों ने बंगाल से बाहर भी मतलब इस आंदोलन को ले जाने की कोशिश की, ले भी गए। कहाँ तले मद्रास में भी ले गए, बम्बई ले गए, पंजाब ले गए, दिल्ली ले गए, और वहाँ बंगाल की स्थिति के बारे में बताया तो जनता ने सहयोग किया। तो इसमें सामाजिक आधार क्या था? छात्रों ने भी बहुत भागीदारी निभाई, महिलाएं भी आई, जमींदारों का एक वर्ग भी साथ में रहा, शहरी निम्न वर्ग भी साथ में रहा, साधारण वर्ग भी साथ में रहा, शहरों और कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार इसमें भाग लिया था। शहरों और कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। मुसलमान सामान्यतः पृथक रहे, पृथक क्यों रहे? क्योंकि ये अंग्रेज़ों से उनकी बात चलने लगी थी। अंग्रेज इनको अब वही जो इन्होंने अभी देखा हमने विस्तार कैसे किया, डिवाइड एंड रूल, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। अंग्रेजों को आश्वासन दिया, मुसलमानों को आश्वासन दे रहे थे तुम्हारे लिए हम अच्छा करेंगे, तो इसलिए मुसलमान सामान्यतः क्या रहे? पृथक रहे, ठीक है, तो ज़्यादा भाग नहीं लिया। लेकिन इसमें छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग, शहरी निम्न वर्ग, साधारण वर्ग, शहरों कस्बों के मध्य वर्ग ने खूब मतलब पार्टिसिपेट किया, खूब दान दिया आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अब सरकारी दमन, तब दमन क्या हुआ? दमन करने, अब सरकार भी दमन पे उतर आई ना कि अब तुमको सबको निपटा ही देंगे, ठीक है, और निपटा देंगे। तो उसमें नए 5 कानून बनाए गए, हिलार कर देना था ही। तो 5 कानून कौन बने? राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 बना, फौजदारी कानून संशोधित किया गया, अधिनियम 1908 बना ना, फौजदारी कानून पहले से था, उसको संशोधित किया गया, अधिनियम 1908 लाया गया, फौजदारी कानून अधिनियम। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908 आया, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 आया। ये सब 5 कानून बनाए गए केवल स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और अतिवादियों को दमन करने के लिए, ठीक है। और अब क्या है, फिर जब ये सब इतना आंदोलन हुआ बहुत तेज, मतलब ये सब देखो क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है, और ये इतनी जनता ने इसमें सहयोग किया, सारी जनता ने इसमें सहयोग किया, तो फिर क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को रद्द करने की घोषणा की लॉर्ड हार्डिंग ने। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया ना, कांग्रेस में फूट डाल दी, उग्रवादी और नरम दल मतलब विचारधारा में फूट डलवा दी, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, ठीक है। ये अंग्रेजों की चाल थी, इनको डिवाइड करो, मतलब पहले मुसलमानों को अलग किया, मुसलमान भाग नहीं लिए, अब जो ये थे, ठीक है, कांग्रेस इसमें भी फूट डलवा दिया, ठीक है। तो 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ,
दादा भाई नौरोजी देश बने। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की थी, हमने कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ लिया है। फिर 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष थे, और इसमें विभाजन क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो सरकार ने दमन क्या किया जब सूरत का विभाजन हो गया था, ठीक है। अब तो नरम दल वाले, ठीक है, तो अलग ही हो गए, तो मतलब समझो अपना दुश्मन मान लिया गरम दल वालों का। रास्ता दोनों की एक ही है कि आज़ाद हो, देश हो, यहाँ पर सुशासन हो, स्वराज हो, लेकिन रास्ते दोनों को अलग हो गए, उनको अलग कर दिया। तो क्या हुआ? सूरत विभाजन के बाद अंग्रेजों ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। अब ब्रिटिश सरकार ने अब क्या किया? दो डिवाइड, मुसलमानों को अलग कर दिया, गरम दल को, नरम दल को अलग कर दिया। तो अब गरम दल वाले अंग्रेजों को ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो उन पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य के 5 कानून बने, यही 5 कानून बना दिए, ठीक है। 1907 से 1911 5 कानून बनाए कि अब इनको निपटा देना अच्छे से। अब मुख्य आदिवासी नेता जो तिलक को थे, 1909 में देशद्रोही करने को मतलब प्रयास किया, देशद्रोही करने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 के मुजफ्फरपुर में बंगाल क्रांतिकारियों के द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा था। जो 1908 के मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों ने बम फेंका था गाड़ी पर, जिसमें 2 निर्दोष महिलाएं मारी गई थी, अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी। उसके बारे में लिखा था कि जब कोई मतलब यही लिखा था कि मतलब इसमें क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया था इन्होंने, और कहा था जब कोई अत्याचार करता है तो उसका अंत होता है, ठीक है, ये सब किया। तो इसको लेकर अंग्रेजों ने, ठीक है, इन पर क्या कहते हैं, इन पर तिलक जी पर, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की 1909 में, और फिर इन्हें देशद्रोही ठहराया गया और 1000 रुपये का इन पर जुर्माना लगाया गया और 6 वर्षों का देश निकाला दिया गया। इनको मांडल्य जेल वर्मा भेज दिया गया, तब यहाँ कैद कर लिया गया ना, मांडल्य जेल वर्मा भेजा गया, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ भैया, इस प्रकार इन पर बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, जब भाई सबको सुनियोजित दमन किया जाएगा, तो आदिवासियों का सुनियोजित तरीके से हमला सरकार ने बोला, सबका दमन किया। तो अब क्या हुआ, फिर बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। एक गरम दल के प्रमुख नेता ना बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने भी सक्रिय राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया, राजनीति से दूर हो गए। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। कहाँ चले गए? विदेश चले गए। अब अतिवादी जो थे हमारे गरम दल के लोग थे, आगे आंदोलन को जारी रखने में असफल हो गए, और 1908 के बाद पूरा जो आंदोलन का उन्माद था वो क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। और इसमें दोबारा तेजी तभी आई थी जब 1914 में तिलक जी जेल से छूट के आए थे, और 1916 में वो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था मजूमदार में, गरम दल नरम दल में फिर मिलाप हुआ, और फिर होम रूल शुरू किया था निवेशन के साथ मिलकर ना, तभी दोबारा तेजी आई थी। 1914 तक पूरा आंदोलन, 1908 से 1914 तक आंदोलन क्या हुआ? शांत हो गया। उग्रवादी नहीं, अब जो नरम दलवादी भी एक तरफ लग गए, बस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये सब इतना हो गया, तो इसमें इष्टमय आंदोलन में और क्या चीज़ें हुई थी वो हम देख लेते हैं। देखो, स्वयं सेवी संगठन समितियां जो ना बनाए थे इन्होंने, बनाए तो कौन कौन समिति किसने बनाई? 1906 में जो ये बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसमें कुछ समितियां बनी थी, मैं देखा था। तो कौन समितियाँ थी? तो बारिशल में देखें, बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति बनाई। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकता था कि स्वदेश बंधव समिति किसने बनाई थी, कहाँ बनाई थी? तो बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी, स्वदेश बंधव समिति बनाई थी। तो तिरुनेवली तमिलनाडु में वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई और सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम बनाया था। क्या बनाया था? स्वदेशी संगम बनाया था। कौन? वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम बनाया था। कहाँ? तिरुनेवेली तमिलनाडु में। और कुछ देखो उत्सव भी जारी शुरू किए थे ना, तो उत्सव और मेले। तो तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। इसके माध्यम से जनता को जगा रहे थे कि इनको, अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, ये हमारे दुश्मन है। तिलक जी ने गणपति और शिवाजी उत्सव यहीं से प्रारंभ हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से। स्वदेशी शिक्षा कार्यक्रम क्या चला इन्होंने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा ली। किससे प्रेरणा थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा ली। कलकत्ता नेशनल कॉलेज में, ठीक है, कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें अरविंद घोष को प्रधानाध्यापक बनाया गया। कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। तब मेन है, बनाए तो बहुत स्वदेशी स्कूल गए थे, ठीक है, तो ये मेन है यहाँ पर। कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, अरविंद घोष को प्रधानाध्यापक बनाया गया। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एक नियम लाए। नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशन आया। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आया। ठीक है, स्वदेशी उद्योग क्या बनाए, अनेक कपड़ा मिलें खोली गई, साबुन बनाने की फैक्ट्री, माचिस बनाने की फैक्ट्री, हथकरघा कारखाने, बैंक, बीमा कंपनी, ये सब स्वदेशी रूप से शुरू किए गए, हमारे क्रांतिकारियों ने शुरू किया। ठीक है, कपड़ा मिलें शुरू की, साबुन बनाने की फैक्ट्री, माचिस बनाने की फैक्ट्रियाँ, हथकरघा कारखाने खोले गए, बैंक, बीमा कंपनियाँ ये फिर से खोलनी हुई जो अंग्रेजों ने धीरे खत्म कर दिया था। अब हमारे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, जिन्होंने देखो ये बनाया था, स्वदेशी संगम बनाया था, सहयोग किया था। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ये महान आदमी थे। उन्होंने क्या किया, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई राष्ट्रीय जहाज रानी तूतीकोरिन तमिलनाडु में खोला। राष्ट्रीय जहाज रानी मतलब जहाज, पानी के जहाज बनाने की कंपनी खोली तूतीकोरिन तमिलनाडु में। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई राष्ट्रीय जहाज रानी, तो मतलब याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। क्या खोला, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। ठीक है, संस्कृति क्षेत्र में क्या किया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमार सोनार बंगला लिखा था, ये तो अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है ना, हमार सोनार बंगला लिखा। ठीक है, गाना लिखा रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि लोगों ने तमाम स्वदेशी गीतों की रचना की। मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए, भाई गीत वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप जनता को जगा सकते हो, उनके अंदर सोए हुए खून को जगा सकते हो। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा सोनार बंगला लिखा, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि लोगों ने क्या किया, स्वदेश गीत लिखे। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेशम गीतम की रचना की। तो इन लोगों ने भी तमाम संस्कृति क्षेत्र में कार्य किए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अलग रखा, गरम दल नरम दल में क्या करवा दिया, फूट डलवा दी, अलग कर दिया और गरम दल नेताओं को निपटा भी दिया ना, किसी को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, किसी को मतलब भेज दिया जेल। तो अब नरम दल और अंग्रेज़ों क्या कहते हैं, मुसलमानों को के लिए कुछ तो करेंगे तभी तो संतुष्ट होंगे, नहीं तो सोचेंगे अंग्रेज हमको बेवकूफ़ ना है, तो कुछ कर देते थे केवल दिखाने के लिए। तो क्या किया, मार्ले मिंटो सुधार लाए 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार लाए। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार लाए 1909 में। तो इसके पहले हुआ क्या था, अक्टूबर 1906 में देखो आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिमंडल, इसलिए लोग अलग थे, ये लोग स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, किसके, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिमंडल जिसे हम शिमला प्रतिमंडल भी कहते हैं, ये वसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, ये वसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, और ये गवर्नर जनरल था उस समय के मार्ले। ठीक है, तो ये वसराय मिंटो से मिला था। ठीक, लॉर्ड मिंटो से मिला था। ठीक है, ये मिंटो उस समय क्या थे, वैसराय हमारे थे, लॉर्ड मिंटो उस समय क्या थे, वैसराय थे, इनसे मिला ये प्रतिमंडल आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम मंडल। और उन्होंने मांग की, क्या मांग की, कि हम पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे लिए लाई जाए, कि हम मुसलमान खड़ा हो तो उसको मुसलमान ही वोट देगा, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई जाए हमारे लिए। तो इन लोगों ने आश्वासन दे दिया, मिंटो साहब ने इनको क्या दे दिया, आश्वासन, हाँ ऐसा होगा, काहे परेशान हो तुम, चुपचाप बैठो, आंदोलन में भाग मत लेना, चुपचाप बैठो तो बहुत पीटे जाओगे, तुम्हारे लिए हम लोग काम कर रहे हैं, परेशान ना हो, आश्वासन मिल गया इनको। ठीक है, गोपाल गोखले, ये भाई नरम दल के नेता थे हमारे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी इन लोगों से मिले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भी मिले थे, और ये कांग्रेस की तरफ से गए थे, किसकी तरफ से गए थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे। ठीक है, ये मिलने गए, कांग्रेस की तरफ से गए मिलने। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जैसे मतलब इन्होंने भी मांग रखी कि भाई ये पृथक निर्वाचन नहीं, लेकिन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशियों में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी तो इनका उपनिवेश था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी उपनिवेश था, तो वहाँ पर तो अंग्रेज इतना शोषण नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो कहा भाई कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में या अन्य जगहों पर ये ब्रिटिश है तुम्हारा उपनिवेश है, तो अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग इन्होंने रखी कि भाई अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में जिस प्रकार आप स्वशासन कर रहे थे, उसी प्रकार स्वशासन की मतलब स्थापित करो भारत में भी, ये कांग्रेस की मांग, स्वशासन की मांग यहाँ उनके सामने रखी। ठीक है, तो ये सब रखा, तो जो कांग्रेस ने इनको क्या कहते हैं, ये 1906 में जो ये लोग मिले थे, शिमला प्रतिमंडल जो मिला था मुसलमानों का, तो सरकार ने इनका सपोर्ट किया, और सरकार के सपोर्ट से 1906 में सरकार के सहयोग से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, याद रखना किसका नेतृत्व था, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? आगा खान थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, ये भी याद रखना। संस्थापक सदस्य कौन थे? आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क। और मेन नेतृत्व किसे था? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान का नेतृत्व था। अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब जब माल्यम मिंटो में आया, इसमें क्या मुख्य प्रावधान क्या थे? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। निर्वाचित सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में अब क्या हुआ? गैर सरकारी बहुमत था, किंतु नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। तो गैर सरकारी बहुमत तो हो गया, लेकिन ये जो गैर सरकारी सदस्य चुने जाते थे उनमें अभी भी नामांकित, जो अंग्रेज अपनी तरफ से नामांकित कर लेते थे ना, और बिना चुने गए सदस्यों का संख्या अधिक थी। जब नामांकित और गैर चुने गए सदस्य की संख्या अधिक है तो जो बहुमत आएगा तो सरकार के पक्ष में ही आएगा, भले गैर सरकारी सदस्य ज़्यादा चुन लिए गए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ठीक, निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं होता था, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। हाँ, ये हुआ कि 1909 के माल्यम के सुधार में फर्स्ट टाइम निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। 1909 माल्यम के सुधार में फर्स्ट टाइम निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मुसलमानों हेतु पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाई गई। ठीक है, मुसलमानों हेतु जिन्होंने आश्वासन दिया था वो ले भी आए। ठीक है, पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाई गई। अब इनकी मुसलमान को ही चुनेगा, तो यहाँ से समझो सांप्रदायिकता की मतलब एक नींव पड़ गई और उसको संविधान में शामिल कर दिया गया सांप्रदायिकता को, कि हाँ मतलब अब राजनीति में भी, चुनाव में भी धर्म को शामिल कर दिया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को चुनना प्रारंभ किया गया और सबसे पहले सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र सिन्हा। सबसे पहला सदस्य कौन बने? सत्येंद्र सिन्हा बने। और हमारी जो ये प्रांतीय व्यवस्थापिकाएँ थी, व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की। इनमें अधिकार क्या? इनको क्या क्या अधिकारों में वृद्धि की गई? इनको आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने का अधिकार दिया गया, विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, कुछ विषयों पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने एवं बहस करने का अधिकार दिया गया, साधारण प्रश्नों पर सार्वजनिक हित के प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन ये जो व्यवस्थापिकाएँ थी जो इनके प्रस्ताव ये रखते थे, इन प्रस्तावों को गवर्नर जनरल और गवर्नरों को इनके प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। तो क्या फ़ायदा, करोगे भी तभी जब अगर उनका पसंद करने को तो लोग ठुकरा सकते हैं। गवर्नर जनरल ठीक ये था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि माल्यम मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्योंकि इन्होंने सर्वनाश क्यों कर दिया? क्योंकि ये सुधार का ख्वाब दिखाकर मुसलमानों को अलग कर दिया, गरम दल नरम दल को अलग करके इन गरम दल के नेताओं को एकदम दूरी कर दिया। तो मतलब इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका मूल्यांकन, अब माल्यम मिंटो सुधार का मूल्यांकन भी क्या हुआ तो आप देख रहे हो, महात्मा गांधी के इस लाइन से स्पष्ट हो गया था। और लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट रूप से कहा था, क्या कहा था? कि भारत स्वशासन योग्य नहीं है। ये किसने कहा? लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। इसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। मुख्य उद्देश्य क्या था इनका? मतलब माल्यम मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य यही था, उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। ये मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड मिंटो का। ठीक है, के.एम. मुंशी ने क्या कहा था इसके बारे में? कि माल्यम मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को ज्ञान से मार डाला है, मतलब ज्ञान से मार डाला है। ठीक है, कि ना माल्यम मिंटो सुधारों ने, ठीक है, क्या किया? सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को ज्ञान से मार डाला है। ठीक है, केवल गोपाल कृष्ण गोखले ही एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने कांग्रेस के मंच का एक और जो वहाँ पर जो व्यवस्थापिकाओं में सदस्य बने थे उसका सही प्रयोग किया ना, अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके थे। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर
इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया था। जो ये व्यवस्थापिकाएँ थी ना, यहाँ पे मतलब ये आपस में लड़ते नहीं थे, इनका काम अलग ही रहता था गोपाल कृष्ण गोखले का। इनको जो हक दिया गया सरकार ने, जो मतलब व्यवस्थापिकाओं में सदस्य भारतीयों को चुनना, तो इन्होंने सही किया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उसमें महात्मा गांधी लड़ रहे थे भारतीयों के लिए, तो उनके सबके मुद्दे इन्होंने खूब अच्छे तरीके से उठाए और इस मंच का सही से प्रयोग किया। ये पूछ सकता है महात्मा गांधी ने माल्य मीटर सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिए, तो पहले देख चुके कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांस है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांस है। ये किसने कहा? कथन किसका है? अरविंद घोष का है। तो ये कथन देके कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हमारा प्रथम चरण हो गया, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा चरण शुरू होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण अब शुरू होगा 1907 से 1917 के, ठीक है। तो अभी तक हम 1900 पढ़ लिए, 8 तक पढ़ लिए ना, 1908 तक, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ना कहाँ शुरू किया? 1905 से 1909 तक पढ़ लिए हमने, क्योंकि 1908 में सब आंदोलन शांत हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे, और ये वीडियो को बार बार सुनते रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, जो बाहर आता है वो सबके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने चक्कर पे हमारा मेन छूट जाता है। तो पढ़ते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए, अपना रिविजन करते रहिए, और स्पेक्ट्रम किताब पढ़िए हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसी का ये सार है। आपको बहुत समझ में अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।